नमस्कार दोस्तों, किसान क्रांति में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त विजित। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो आमतौर पर किसान भाई जिसे लेकर गत साल काफ़ी चिंतित रहे। सोयाबीन का उत्पादन पिछली बार काफ़ी कम हुआ था और दूसरी चीज़ दाम भी कम मिल रहे हैं। तो सोयाबीन को लेकर काफ़ी चिंतित है किसान। खास बात है कि बहुत बड़ा रकबा सोयाबीन का पूरे देश में होता है, लेकिन सही जो उत्पादन नहीं हो रहा है। कई तरह की दिक्कतें सोयाबीन को लेकर आ रही हैं। इन तमाम सवालों को लेकर हमारे साथ डॉक्टर यतीन मेहता कृषि अधिकारी मौजूद हैं। उन्हीं से जानेंगे कि ये जो रकबा है या सोयाबीन का उत्पादन कैसे अच्छा लिया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपका किसान क्रांति में स्वागत है। पहला सवाल ये है कि सोयाबीन में ये दिक्कतें क्यों आ रही है? उत्पादन को लेकर सब तरह की तमाम तरह की दिक्कतें हैं, तो क्या कहेंगे आप? सोयाबीन में सबसे ज़्यादा परेशान है किसान प्रोडक्शन से। उसका उत्पादन बहुत कम आता है, चूँकि कम आता है और भाव भी बहुत अच्छे नहीं है, तो लगभग लागत के बराबर। और कई बार तो स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे ज़्यादा बारिश आ गई, ढंग से मैनेज नहीं कर पाया, या कीड़े बीमारी का कोई अचानक से अटैक आ गया, तो उसकी वजह से कई बार नुकसान भी होता है सोयाबीन में। तो अगर शुरू से ही हम उस फसल को बहुत केयरफुली लगाएंगे, वो गलतियाँ ना करें जो अक्सर किसान करते हैं, तो अच्छा उत्पादन किसान को मिलेगा। तो क्या गलतियां रहती जो किसान आमतौर पे करता है? देखिए, पहली गलतियों का इसमें, जब हम खेत तैयार करते हैं तभी से गलतियां शुरू हो जाती हैं। मसलन मैंने खेत तैयार किया, उसमें कोई असावधानी रख ली। फिर उसके बाद जब मैं बीज लाया हूँ, मैंने उसमें कोई असावधानी रख ली। मैंने बीज का चयन किया, कौन सी वैरायटी ली है, उसमें मैंने कोई गलती कर दी। तो इस तरह गलतियाँ बढ़ती चली जाती है, और जब ये सारी इकट्ठी एक साथ अपना रूप दिखाती है तो फिर किसान को प्रोडक्शन नहीं मिलता है। तो जैसे सावधानी रखनी, तो क्या सावधानी रखनी? देखिए, सबसे पहले बीज चयन की बात करें तो किसान, कई बार क्या होता है, हमारे यहाँ के किसानों की एक टेंडेंसी जो मैंने देखी है वो ये है कि आप ये मान के चलिए, उसके दिमाग में प्रोडक्शन का आइडिया सबसे ज़्यादा होता है कि बहुत अच्छा उत्पादन मिल जाए, और बहुत अच्छे उत्पादन के चक्कर में वो वैरायटी ले आता है जिसके गुणों का उसको पता नहीं होता है। कई बार वो बाहर से, अन्य राज्यों से वैरायटी लेके आ जाता है। कई बार वो ज़्यादा उत्पादन के लिए बिना कोई दूसरा कैरेक्टर उसका देखे हुए, जैसे कोई वैरायटी 120 दिन की है, निश्चित रूप से उसका उत्पादन ज़्यादा होगा, लेकिन अगर उसने ला के लगा दिया और 60 दिन, 70 दिन, 80 दिन के बाद बारिश नहीं हुई तो उसमें प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ऐसी गलतियाँ नहीं करना है। हमारे यहाँ मीडियम मैच्योरिटी, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी पकने वाली भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लेट वाली भी नहीं होना चाहिए। 90, 95, 100 दिन तक की वैरायटी अगर किसान लगाता है तो वो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इसमें कई बार किसान बहुत जल्दी वाली वैरायटी लगा देता है, कभी बहुत लेट वाली लगा देता है, तो ये एक दिक्कत वाला काम। तो मतलब उनको ऐसी है कि जो मीडियम रेंज मैच्योरिटी वाली वैरायटी है वही लगाए। हाँ। और दूसरा, एक से ज़्यादा वैरायटी उसको लगाना चाहिए, एक ही एक वैरायटी अपने यहाँ नहीं लगाए। कई बार क्या होता है, हर साल नहीं, एक ही साल में अलग अलग लगाए। मेरे पास 10 बीघा जमीन है, तो मैं कोशिश करूँ कि 3-4 बीघे में एक वैरायटी हो, 3-4 में एक वैरायटी हो, 2 हो, 3 हो, ज़्यादा अच्छा है। आप प्रिपेयर कौन सा करेंगे कि ये चीज़ लगानी चाहिए? मतलब मेरे हिसाब से मीडियम मैच्योरिटी में जो भी नई वैरायटी आ रही है, हाँ, वो लगा सकता है। अब बात करते हैं कि जब वो बीज उपचार करता है, बीज उपचार जिस चीज़ से करना चाहिए, जितनी मात्रा में करना चाहिए, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। लेकिन बीज उपचार बारिश वाली फसलों में, हर फसल में इम्पोर्टेंट है, लेकिन बारिश में अगर सोयाबीन में बीज उपचार नहीं है तो कॉलर रोट की समस्या सबसे ज़्यादा आती है। इसके साथ ही आजकल एक नया कीड़ा और सोयाबीन में लगने लग गया है जिसको स्टेम फ्लाई कहते हैं। स्टेम फ्लाई का पहले प्रकोप नहीं होता था, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से स्टेम फ्लाई का भी प्रकोप देखने में आ रहा है। तो आपको स्टेम फ्लाई के लिए कीटनाशी से भी बीज उपचार करना चाहिए। तो अगर आप कीटनाशी से बीज उपचार करते हैं तो स्टेम फ्लाई का जो अटैक है वो कम हो जाता है। कई बार ये किसान को 20 दिन बाद, 25 दिन बाद पता चलता है, अरे खेत में पौधे तो मरने लग गए, लेकिन तब तक वो उसका असर हो जाता है। तो पहचान कैसे करेंगे उसके लक्षण? आपको बिना लक्षण के ही उपचार कर देना, तो वो चीज़ पहले से ही कर देना, पहले से ही बीज उपचार करके लगाइए आप। जब आपका बीज उपचार हो गया, अब बीज दर की बात आती है। हाँ। तो कुचड़ोद एरिया में मैंने एक फार्मर थे, वो 61 बीघा में खेती करते हैं, वो शिकायत लेके आए, साहब मेरी सोयाबीन में फूल नहीं आए। सीधा मेरा प्रश्न यही था, बीज कितना डाला? 35 किलो एक बीघे में, जबकि रिकमेंडेशन जो है वो 15 से 18 किलो के बीज की रिकमेंडेशन है, बीज के आकार के हिसाब से। डबल डाल दिया। वैरायटी अगर आपकी
थोड़ी बड़ी अवधि की है तो आप सीड रेट कम रखें, क्योंकि पौधे को फैलने के लिए जगह भी चाहिए। चाहिए। अब उनकी जो है जगह तो मिली ही नहीं पौधों को, लंबाई हो गई पौधे की 1-1 मीटर जितनी, पूरी सोयाबीन खेत में लौट गई और फूल एक भी नहीं है उसमें। तो बीज दर जो है वो बिल्कुल वैरायटी के हिसाब से जितना रिकमेंडेड है वही होना चाहिए, उससे ज़्यादा बीज नहीं लगाना है आपको। तो अब मतलब कुल मिला के उन्होंने ज़्यादा लगा दी थी। उन्होंने सीड यहाँ ज़्यादा लगाया। अब बात करते हैं कि जब खरपतवार नाशी डालने की, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा खरपतवार नाशी का उपयोग नहीं करे, नहीं करना चाहिए। लेकिन किसान क्या करता है, कारण उसका ऐसा क्या मतलब? खरपतवार नाशी ज़मीन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं। एक तो उनकी क्या है, मात्रा ज़्यादा लगती है, फिर अनियंत्रित रूप से वो करता है। कई बार एक खरपतवार नाशी डालना होता है, उसकी जगह किसान किसी स्पेसिफिक खरपतवार के लिए एक दवाई उसमें और मिला देता है। अब वो किस टाइम पे करना है और वो किस टाइम पे करना है, दोनों का उसको मालूम नहीं रहता है। और ये ज़्यादातर केस में ये 2 दवाई का जो मिक्सचर होता है, ये ग्रोथ को एकदम ख़त्म कर देता है, रोक देता है। तो किस समय कौन सी दवा का प्रयोग जैसे करें? ये लोग बोकनी जो अपने यहाँ खरपतवार होता है उसके लिए एक डिब्बी काम में लेते हैं, क्लोरीम्यूरोन कहते हैं उसको, खरपतवार नाशी को। उसकी बहुत कम मात्रा उपयोग होती है और उसका उपयोग किया जाना चाहिए 15 से 18 दिन के बीच आप उसका उपयोग करेंगे। जब 15 से 18 दिन के बीच उपयोग करते हैं तो उस दवाई का काफ़ी अच्छा असर देखने को मिलता है। लेकिन अक्सर हमारे यहाँ जो दूसरी दवाई का स्प्रे करता है, 15-18 दिन पे अगर आपने दूसरे जो खरपतवार नाशी उसका स्प्रे कर दिया तो फ़र्क पड़ता है। तो किसान क्या करता है, दोनों का उपयोग लेट करता है। क्या बाद में करेंगे, बाद में एक साथ कर देंगे, थोड़ा तो खर्चा वो बच जाएगा। हाँ, खर्चा बचाने या उसके चक्कर में वो एक साथ करते हैं। और उस एक साथ की वजह से उधर तो बढ़वार एक्टिव होनी चाहिए थे 25 दिन 30 दिन के बीच में, और वो एक्टिव ग्रोथ फेज में जब वो दवाई डाली जाती है तो ग्रोथ एकदम से डाउन हो जाती है और 5-7-10 दिन वो डाउन रहती है। और उसके बाद जब वो रिकवर करके आता है तब तक फ्लावरिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है उसका। अब इसमें कीड़ा इसी ड्यूरेशन में लगता है जो 18 से 20-22 दिन के बीच में लगता है, गर्डल बिटल जिसको कटर इल्ली कहते हैं। अब इसके लिए अगर आपका 18-20-22 दिन पे स्प्रे कर दिया तो कटर इल्ली का कंट्रोल सबसे अच्छा होता है। हाँ। लेकिन चूंकि ये दवाई भी उस खरपतवार नाशी के साथ मिलाई गई है तो इसका उपयोग भी वो 22-25-30 दिन पे कर रहा है, तो तब तक जितना अटैक उस पर होना है वो हो चुका होता है। तो कुल मिला के यहाँ भी गलती कर दी उसने कि टाइमली स्प्रे नहीं किया। अब बात आती है कि सोयाबीन चूंकि दलहन वाली फसल है तो हमें इसमें यूरिया का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, तो सब डालते हैं तो। लेकिन आप देखेंगे फील्ड में तो यूरिया का उपयोग किसान यूरिया में भरपूर करता है। और उसका नतीजा ये होता है कि जो पौधा जिस फेज़ में फ्लावरिंग पे आना चाहिए वो फ्लावरिंग पे नहीं आता, वो डिले हो जाता है, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ आ जाती है उसकी, पौधा हाइट ले लेता है, उसकी जो ताकत फूल में जानी चाहिए थी वो हाइट में जा रही है। इंटरनोड की जो लेंथ है, मतलब 2 गांठ जो होती है, सोयाबीन पे गांठ पे फली आती है, अब वो जो गांठ है वो जो 1 इंच पे फूल आ सकते थे वो 3 इंच हो जाती है। हाँ, तो उसको वो मतलब पोषक तत्व जितने भी वो उसको वो डिले हुआ। अब चूंकि डिले हुआ तो इसका असर लास्ट में ग्रेन फिलिंग पे पड़ता है कि दाना भरने के लिए जो टाइम चाहिए वो टाइम कम मिलता है बाद में। तो कुछ दाने छोटे हो जाते हैं, कुछ बड़े हो जाते हैं। तो कुल मिला के शुरू से जो प्रैक्टिस की गई है वो लास्ट तक आपको ऊपर नीचे करती रहती है और फाइनली इस दौरान मान लीजिए कोई अटैक हो गया बीमारी का, कीड़े का। अब ये कई बार आता है कि साहब पौधा पीला पड़ रहा है, किसान सबसे पहले यही शिकायत दर्ज कराता है, पौधे पीले पड़ रहे हैं। वो कारण जानने की कोशिश ही नहीं करता है कि पीला किस वजह से पड़ रहा है। अब मान लीजिए वो पीला पड़ने का कारण स्टेम फ्लाई रहा, ठीक है, और आपने फंजीसाइड का स्प्रे कर दिया, वो फसल ठीक नहीं होगी, अटैक बढ़ता जा रहा है। या फंजीसाइड की वजह से आप मतलब किसी फंगस की वजह से वो हो रहा है, कॉलर रोड से हो रहा है या स्टेम ब्लाइट से हो रहा है या और किसी तीसरे रीजन से हो रहा है, फिर आपने उसकी जगह कीटनाशी डाल दिया तो आपको पता नहीं होता है। फिर तीसरी एक समस्या और आती है, इसमें माइट का प्रकोप भी होता है, मतलब मकड़ी लगती है पत्ती के नीचे और उसके सिम्टम्स भी पीला पड़ने पे आते हैं। ऐसे केस में वो क्या करता है, वो मकड़ी नाशक ना डाल के अगर कीटनाशक डालता है तब भी ठीक नहीं होता है। तो इस तरह से वो एक फैलती चली जाती है चीज़ें और वो कारण नहीं जानता है, इसलिए कंट्रोल भी नहीं करता है, और जब कंट्रोल नहीं करता है तो उपज का लॉस होना ही है। आगे मतलब कैसे क्या कंट्रोल करे, कहाँ वो मतलब किस दिशा में चले ताकि शुरू से आखिरी तक उसको सोयाबीन का जो प्रॉपर पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है उसको एज इट इज़ फॉलो कर लेना चाहिए बिना अपना दिमाग लगाए। उसको बीज 12 किलो रिकमेंडेशन है तो 12 ले, 15 रिकमेंडेशन है उस वैरायटी का तो 15 ले। खाद जितना रिकमेंडेड है उतना ही डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है।
खड़ी फसल में यूरिया सोयाबीन में कोई नहीं डलवाता है, आपको भी नहीं डालना है। दवाई और खरपतवार नाशियों का उपयोग तभी करना है जब आपको एक्चुअल करना चाहिए। तो कुल मिला एक साथ नहीं करें, मतलब अलग अलग करें, क्योंकि वो आमतौर पे जिस स्टेज पे जो चीज़ कर देनी है वो आपको कर लेनी चाहिए। खरीफ में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज मतलब आज, आप टाल नहीं सकते। अब कई बार क्या होता है कि बारिश की वजह से खरपतवारनाशी आगे पीछे होता है ना। अगर मान लीजिए 20-22 दिन से निकल गया, आपको खरपतवारनाशी छोड़ देना चाहिए, आप लेबर लगा के उसको निकलवा दें। और वैसे भी जो खरपतवार का कंपटीशन पीरियड है वो 40 दिन तक रहता है। शुरुआती 40 दिनों में है, तो शुरुआती 40 दिन तक आप उसको कंट्रोल कर ले, जैसे भी कर सकते हैं। अगर आप खरपतवारनाशी डाल रहे हैं, आपको 20-22 दिन के बाद नहीं डालना चाहिए। लेकिन अगर आप डालते हैं तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो उत्पादन तो बेहतर है कि आप कुरपा चलवा दें एक बार, आपका काम हो जाएगा। ज़रूरत हो तो दूसरी बार चलवा दें, कुछ हाथ से निकलवा दें। कई किसान ऐसे भी मिले, मैंने देखे कि उन्होंने काफ़ी कुछ सब कुछ करा, लेकिन उत्पादन उनका वहाँ जाके ही फिट हुआ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बीच में आ जाती। बिल्कुल, जैसा अभी पीला मोजेक वगैरह काफ़ी सक्रिय था। पीला मोजेक एक्चुअली पीला मोजेक था ही नहीं, अगर मैं ये कहूँ। अच्छा। तो आप क्या कहोगे? कहा तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप जब तक रीजन नहीं जानेंगे, फसल पीली होने का मतलब पीला मोजेक नहीं है। बस सभी जगह हुआ तो उसका रीजन क्या है? हर जगह के अलग अलग रीजन है। आपको हर जगह अलग अलग रीजन मिलेंगे और हर जगह वो पीली पड़ेगी फसल। मतलब किसानों का यही कहना है कि भैया इस बार पूरे क्षेत्र में पीला मोजेक प्रभाव था, उत्पादन सब जगह प्रभावित हुआ। फिर कह रहा हूँ कि जब तक पीला पड़ने का वास्तविक कारण नहीं जानेगा किसान, वो उसको पीला मोजेक समझता रहेगा और पीला मोजेक का उपचार करता रहेगा और वो ठीक नहीं होगा। कुछ एक वैरायटी का भी आया था कि वैरायटी ये लगा दी थी, इस वजह से तो वो मना करी थी सरकार की तरफ से भी। कई सारी वैरायटीज़ हैं जो अब काफ़ी पुरानी हो गई है। जब जो वैरायटी पुरानी हो जाती तो उसमें जो बीमारी को रोकने वाले जीन से वो थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। तो सरकार भी चाहती है कि नई वैरायटी इसीलिए लाई जाती है कि पुरानी में रोग और कीड़ों के प्रति जो प्रतिरोधकता थी वो ख़त्म हो गई है। वो ख़त्म हो गई तो हम नहीं लाएंगे तो किसान का खर्च बचेगा। अब अनियंत्रित रूप से हम अगर पेस्टिसाइड उपयोग करेंगे, बीमारी कुछ और है, इलाज कुछ और कर रहे हैं, तो कंट्रोल नहीं होगा वो। कुल मिला के ये है कि समय का प्रबंधन सही होना चाहिए, टाइमलाइन यदि सही है कि किस समय क्या क्या करना है। आपका मैनेजमेंट अगर प्रॉपर है तो आपका उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। अगर सबका हुआ है और आपका नहीं हुआ है, मान लीजिए सब पिछले साल मेरी 5 क्विंटल हुई थी और इस बार 3 क्विंटल हुई है, तो पिछले साल जिनके 5 हुई थी या इस बार उसकी 1.5 क्विंटल निकली है, तो आपको 1.5 क्विंटल का बेनिफिट मिल रहा है ना कहीं। ये मैनेजमेंट का बेनिफिट है। बाकी मौसम की वजह से अगर कुछ होता है, मेरे खेत में पानी भर गया 1-1 फीट, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हाँ, वो अतिवृष्टि का भी आया था। अतिवृष्टि वाली बात है, वो अपनी जगह है। लेकिन अगर एक और चीज़ जानना चाह रहा था कि जैसे लगातार एक ही खेत में सोयाबीन बो रहे हैं, हर साल ये होता ही है, तो क्या एक ही तरह की सोयाबीन एक ही खेत में लगातार बोते हैं तो उससे भी कोई प्रभाव पड़ता है क्या? बिल्कुल होता है। सोयाबीन एक एग्जॉस्टिव क्रॉप है, ज़मीन से काफ़ी न्यूट्रिएंट लेती है। अगर हम एक ही तरह से उसको लगातार लगाते रहते तो किसी पर्टिकुलर पोषक तत्व की मान लीजिए भूमि में पहले से कमी है और कमी हो गई, तो ये भी कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल है। दूसरा, कीड़े और बीमारियां लगातार वहाँ बढ़ते रहते हैं। क्योंकि हम जैविक खाद का ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं, तो ज़मीन भी हमारी कठोर हो चुकी है। उसमें कीड़े बीमारी भी पहले से मौजूद रहते हैं। जो पैथोजन है, बीमारी पैदा करने वाले जीव या जो कीड़े हैं, वो वहाँ मौजूद रहते हैं। तो निश्चित रूप से अगर फसल बदल के बोता है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन खरीफ में हमारे पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है, तो उस विकल्प की तलाश अगर हम करते हैं, मान लीजिए हम सोयाबीन छोड़ के दलहन पे जाते हैं, अच्छा ऑप्शन है। मूंग उड़द हो सकता है, लेकिन मूंग में जैसे पानी बहुत ज़्यादा गिर गया या पीछे से तो दिक्कत आ जाती है। मूंग में मक्का एक विकल्प हो सकता है, पर वहाँ फिर प्राइस को लेके बात आती है, किसान का प्रॉफिट नहीं आता है। बट मक्का एक अच्छा विकल्प हो सकता है क्योंकि ये एक एनर्जी क्रॉप है, अभी पशु आहार के रूप में भी उपयोग हो सकता है। तो मक्का है, मूंगफली है। अगर ज़मीन ऊंची नीची है तो आप तिल भी एक विकल्प के रूप में लगा सकते हो। उड़द अगर लगाना है तो आप उड़द 1 महीना लेट लगाइए, बारिश जुलाई एंड के आसपास लगाइए उसको, तो ये टाइम से आ भी जाएगा और क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। तो इस तरह से हम नई फसल मतलब कुल मिला के मैनेजमेंट सही कर लेंगे। मैनेजमेंट अगर आप सही करें, कोई भी फसल हो उसमें मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वही सीखे जाने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से इसको ले जाएंगे ताकि हमारा एक्सपेंडिचर सबसे कम हो, खर्चा बहुत कम हो और अच्छा हमें प्रोडक्शन मिले।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे डॉक्टर यतीन मेहता हमारे साथ, जिन्होंने किसानों के लिए महत्वपूर्ण जो जानकारी दी है, और इनकी सलाह पर यदि किसान काम करता है तो निश्चित तौर से जो सोयाबीन का उत्पादन कम देखने को मिल रहा है या कम हो रहा है, उसकी जगह बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है, ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। ज़रूरत है कि जो सावधानियाँ बताई गई है और जो समस्या के समाधान डॉक्टर साहब ने बताए हैं, उसके हिसाब से काम करने की ज़रूरत है। तो धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपको और भी क्रॉप से जुड़ी हुई जो समस्याएं, समाधान, इनको लेकर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए किसान क्रांति के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और जय हिंद, जय भारत।